दिस इज मिनिस। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड एजुकेशन। इसका दो पार्ट मैंने बनाया। फर्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। ओके, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स की क्या क्या अधिकार दिए गए हैं हमें एजुकेशन से रिलेटेड, तो इस वीडियो को आप पूरी कॉन्सेप्ट को साथ समझने के लिए आप पूरी वीडियो देखना। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएड एग्जाम, सीटेट, एस्टेट, जितने भी अदर टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो विदाउट स्किप यू कैन वॉच। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड एजुकेशन। इसका दो पार्ट बनाया मैंने वीडियो, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके। तो इसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। उसमें हम लोगों किस तरह से एजुकेशन से रिलेटेड करके हम लोग देखेंगे इस वीडियो को। जैसे आज के इस वीडियो में पार्ट 1 में हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो पार्ट 2 जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज और दूसरा बात करेंगे डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन आज के इस पार्ट 1 वीडियो में हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्रीएम्बल के बारे में। ठीक है, तो प्रीएम्बल को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में भारतीय संविधान की उद्देशिका। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की उद्देशिका। तो इसमें बोला गया था, इसमें जो वर्ड लिखा गया था मैं उसको पढ़कर सुनाता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग resolved the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its justice। इसका मतलब ये हुआ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो इसमें बात कही गई थी प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माता सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई थी, हम भारत के लोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना का ये शब्द जो है सबसे पहले अमेरिका में यूज किया गया था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रारंभिक शब्दों में। इसमें हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समान हैं। इसमें कहा गया जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक नई प्रकृति एवं एक नए युग का शुभारंभ करते हैं। इस सभी और इसमें बात कही गई थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब होता है कि संविधान का निर्माण भारत के प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के लिए किया गया है। समाजवादी का मतलब होता है कि भारतीय नीति का मुख्य लक्ष्य समाजवाद है, जिसका तात्पर्य सामाजिक संगठन के ऐसे सिद्धांत या नीति से है जो उत्पादन के साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि को संपूर्ण समुदाय द्वारा नियंत्रण तथा स्वामित्व, जिसको मालिकाना हक का समर्थन करता है, तथा सभी के हित के लिए वितरण और प्रशासन की व्यवस्था करता है। तो संविधान समाजवादी जो है ये आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें तीन चीज 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ठीक है, तो आगे इसमें बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जैसे इसको भी 42वें संविधान संशोधन 3 जनवरी 1977 को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें
इसमें यही कहा गया है, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि जो प्रचलित सभी धर्मों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करेगा तथा किसी धर्म को ना तो संरक्षण प्रदान करेगा और ना तो राज धर्म की मान्यता देगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 28, 29 तथा 30 में पंथ निरपेक्षता के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए, ऐसा पंथ निरपेक्ष में कहा गया। लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना का मतलब होता है कि मान लेते हैं तात्पर्य ऐसे राज्य है जिसकी सरकार की स्थापना जनता के द्वारा की जाती है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के हित के लिए सरकार को संचालित करती है। यानी गणराज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य है जिसका प्रमुख निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुक्रम के आधार पर नियुक्त किया गया। न्याय का मतलब होता है कि न्याय सबको प्रदान किया जाएगा। बेस क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, स्वतंत्रता भाग 3 में इसका मेंशन किया गया। समता का मतलब होता है समान अधिकार, इसमें 14 से 18 तक का मेंशन है आपका। तो ये सभी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में, किस राइट्स में, किस आर्टिकल्स में कौन सी राइट दी गई है ना। इसमें हम बात करते हैं कि जस्टिस मतलब होता है कि इस जस्टिस यानी न्याय किस बेस पर दिया जाएगा? तो सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल बेस पर। लिबर्टी आजादी, इसका मतलब होता है टू थॉट की एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की आजादी। इक्वालिटी समानता, अपॉर्चुनिटी, प्रमोट सभी जगह काम के अवसर होगी। फैटर्निटी भाईचारा की बात कही गई है, ये 26 जनवरी 1949 को। इसमें दो लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी जो वर्ड है ये आपका फ्रेंच क्रांतिकारी से मतलब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम लोग बात करेंगे। इसमें और देखते हैं, इसे आपको हम बता दें कि इसे क्या कहा जाता है। संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी, यानी ठीक है, तो इसे कुंजी कहा जाता है। के मुंशी के अनुसार बात करते हैं, प्रीएम्बल इज द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये के मुंशी जी ने कहा था। ठाकुरदास भारद्वाज ने कहा था, प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन की ये आत्मा भी कहा था इन्होंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार क्या होती है। मौलिक अधिकार आपको 12 से 35 तक होती है। ये आपको यूएसए से लिया गया था। कहां से लिया गया था? यूएसए से। तो आगे हम इस पर बात करते हैं कि इसमें ये हमें गारंटी देती है, प्रत्येक नागरिक को एक गारंटी देती है, आप अपने अधिकार के लिए, अगर आपका हनन होता है आपका अधिकार, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है मौलिक अधिकार को। ठीक है, इसमें बात करते हैं कि किन किन अधिकारों को किन आर्टिकल्स में मेंशन है। जैसे कि इस मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले मौलिक अधिकार बनाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? तो हम लोग एक ऐसी सरकार का गठन करना है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को हितों में अभिवृद्धि करना, मतलब उनके हित के लिए सोचना है, उनकी अभिवृद्धि में उनकी हितों के लिए वृद्धि सोचना है, कामयाबी चीज सोचनी है। सरकार की शक्तियों को सीमित करना है जिससे सरकार नागरिकों की स्वतंत्रता के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग ना कर सके। ऐसा इसमें नागरिकों की व्यक्तित्व का विकास करना, उनकी जो व्यक्तित्व ह्यूमैनिटी होती है उनका विकास करना है। इसमें बात कही गई थी कि मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हम बता रहे हैं कि मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मूल अधिकार समाप्त या कम नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं, जबकि मूल अधिकार का उल्लंघन कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे इमरजेंसी में क्या होता है, मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, तो मूल अधिकार का हम लोग देखेंगे कि जो एक विधिक अधिकार होता है उससे क्या होता है, सर्वोच्च होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि मूल अधिकार में कितने आर्टिकल का मेंशन किया गया। तो 23 अनुच्छेदों को इसमें क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से अधिकार के, तो 23 आर्टिकल्स हैं इसमें, और जो बात कही गई है भाग 3 में है 12 से 35 तक। तो पहला देखते हैं राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 के बीच में। इसको हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी को समता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 14 to 18 के तहत सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष, यानी विधि का मतलब कानून के समक्ष इक्वालिटी है। ठीक है, राज्य के अधीन सेवाओं में समान अवसर और सामाजिक समता प्रदान, इक्वालिटी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, ऐसा इसमें कहा गया है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, सब लोग कानून से इसके समान है। ठीक है,
तो इसमें बात कही गई है, इसमें दो प्रकार के अधिकारों की बात कही गई, एक कानून के समक्ष समानता और तथा कानून के समान संरक्षण। तो कानून के समक्ष समानता जो है आपका ये ब्रिटेन जो है सामान्य विधि से ग्रहण किया गया है। इसका मतलब होता है कि आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस कानून को सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा। एक दूसरा जो शब्द मैंने बोला कानून का समान संरक्षण, तो इसमें क्या हुआ है कि ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया ये शब्द, ठीक है। इसके तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों में पाए जाने वाले व्यक्तियों को कानून के समान संरक्षण प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें ये नहीं कहा गया है कि ये समान व्यक्तियों के लिए एक समान ही कानून हो, मतलब सभी व्यक्तियों के लिए एक ही समान कानून हो, ऐसा मतलब समानता का अर्थ का मतलब ये नहीं होता है। ये मतलब इसमें कह सकते हैं विभिन्न न्यायिक निर्णयों से यह स्पष्ट हो चुका है कि राज्य द्वारा कानून निर्माण के संबंध में या उसके संरक्षण के संबंध व्यक्तियों के मध्य भेद किया जा सकता है, लेकिन यह भेद युक्ति संगत आधार पर होना चाहिए। समझ रहे हैं कि इसमें मतलब व्यक्तियों के बीच भेद किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो भेद होगा ये युक्ति संगत आधार पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनयिकों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा विधान मंडलों के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। उसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों के संबंध में भिन्न कानून बनाए जा सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया कि इन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों के संबंध में अलग अलग क्या हो सकते हैं कानून बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 14 में जो बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि नागरिकों को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट या विभेद का रोकथाम है, प्रोहिबिट है, ठीक है। लेकिन इसके अलावे जैसे आप इसके अलावे आप छोड़कर बाकी पर विभेद कर सकते हैं, ऐसा कहा। जैसे कि भाषा या निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए कुछ राज्यों अपने यहाँ के विद्यालयों में धर्म तथा निवास स्थान के आधार पर क्या करते हैं प्रवेश में डिफरेंशिएट करते हैं। ये सभी चीजें आप एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब बात करते हैं धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर संविधान बात करती है आर्टिकल्स के विभेद नहीं करना, लेकिन निवास स्थान और भाषा के आधार पर उसे विभेद कर सकते हैं। इसमें अपने विद्यालय और निवास विद्यालय और भी जो प्रोसीजर होते हैं जैसे जॉब होते हैं उसमें आपको क्या कर सकते हैं उनको आरक्षण देते हैं, है ना। इस तरीके से बात कही। अब आर्टिकल 15(3) में बात करते हैं स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष क्या के उपबंध की व्यवस्था की गई है। जैसे उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि राज्य की सरकारी नौकरियों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की प्राथमिकता देने की शक्ति है। अर्थात यदि पुरुष और स्त्री समान रूप से योग्य हैं लेकिन स्त्री अधिक उपयुक्त है तो स्त्री को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 15(3) में बोला गया है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं आर्टिकल 15 के 4 में कि इसमें क्या किया गया, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग या अनुसूचित जनजाति हो गया, अनुसूचित जाति हो गई, उनको उन्नति के लिए, ठीक है, विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे सरकारी सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान है, इसी आधार पर अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 15(4) में क्या किया गया ये बात कही गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता यानी इक्वालिटी इन ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है लोक नियोजन में, ठीक है। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे मूल अधिकार को शामिल किया गया, इसमें कह सकते हैं आर्टिकल 17 में बोला गया अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कही गई है, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 35 द्वारा दिया गया है। आर्टिकल 18 में बात कहा गया उपाधियों का अंत, ठीक है। तो इसमें बोला गया था कि आर्टिकल में कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है, नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे लेकिन
राष्ट्र सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान। लेकिन जो होता है कि आपका इसमें परमवीर चक्र हो गया है ना, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, ठीक है, ये आदि देने की अनुमति दी गई है, ठीक है। इसी तरह संविधान में विद्या या शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए उपाधि तथा पदक प्रदान करने की भी प्रतिसिद्ध किया गया था, ठीक है। इसीलिए जैसे आप सचिन तेंदुलकर को भी मिला था, ठीक है, पुरस्कार आपको, तो उस सभी में भी कह सकते हैं कि इसी आर्टिकल 18 का यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम को कहते हैं कि 19 to 22 में क्या किया गया है, इसको मेंशन किया गया है। तो राइट टू फ्रीडम में देखेंगे कि इसमें क्या कही गई है बातों को, ठीक है। तो इस कंडीशंस में स्वतंत्रता का अधिकार, इसको ठीक है कहते हैं स्वतंत्र। जैसे आपको इसमें वाक की स्वतंत्र आदि विषयों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ओके। तो ये सभी चीजों की इसमें बात कही गई है कि आखिर एक मिनट आपको, तो आर्टिकल 14, 15, 16 हो गया आपका, 17 18 हो गई। अब हम बात करेंगे अब नेक्स्ट 16 भी, 17 भी बता दिए आपको, 18 भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, ठीक है। तो इसमें आज़ादी, समता, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात कही है। तो गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स, ओके। आपको आज़ादी है बोलने की, आप फ्रीडम है असेंबली करने की, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी हथियार लेकर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जिसका यूज दूसरे को खतरा कर सके, परेशानी में डाल सके, उसका यूज आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। इसी में बात करते हैं आर्टिकल 19 में ही बोला गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यय के अधिकार को क्या कर दिया गया था, इससे निकाल दिया था। तो अब इस अनुच्छेद में 6 जो है शेष रह गए, पहले 7 थे अब 6 रह गए हैं, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं भारत के नागरिकों के विचार व्यक्त करने स्वतंत्रता दी गई है। विचार व्यक्त करने का, भाषण देने, अपने तथा अन्य व्यक्तियों को प्रचारित करने, जानने का अधिकार है ना। प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है आपको 19 फर्स्ट के ए में मेंशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 19 फर्स्ट के ए में प्रेस की स्वतंत्रता का भी क्या है इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल्स अब हम बात करते हैं, इसमें और भी देख सकते हैं कि प्रेस की जब स्वतंत्रता की बात आती है तो इसमें प्रेस परिषद की गठन की गई थी, ठीक है। 1954 में प्रेस परिषद की क्या के गठन के लिए दिए गए सुझाव पर 1956 में प्रेस परिषद अधिनियम क्या हो गया, पारित हो गया था। फिर सूचना की स्वतंत्रता में जो पार्लियामेंट होता है, मई 2005 में सूचना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की उद्देश्य से सूचना अधिकार विधेयक 2005 को पारित कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सूचना का स्वतंत्रता जो है कब पास की गई, तो 2005, ठीक है। तो इसे 11 मई 2005 को आपको लोकसभा में, फिर उसके 12 मई को 2005 को इसको राज्यसभा में पारित की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार के अंदर डाल गया था। शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता की बात कही गई है। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसी के तहत क्या होता है, आर्टिकल 91 द्वारा भारतीय नागरिकों को संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी स्वतंत्रता का आश्रय लेकर राजनीतिक दल वाले जो होते हैं गठन किया जाता है राजनीतिक दल का, तथा श्रमिक संघ बनाकर मजदूरों को हित के लिए रक्षा की जाती है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत में सर्वत्र मतलब भारत में कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है, भ्रमण कर सकते हैं। भारत के राज्य
क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता है। जब पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी हो गया 370 जब से हटा। वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता, तो ये सब आप कर सकते हैं। इसके अंतर अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दी गई है ना। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता की अब बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो आ जाता है हमारा आर्टिकल 20 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 20 में जो होता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में ये बात कही है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे नागरिक हो या ना हो, यह अधिकार दिया गया है कि उसे तब तक दंड नहीं दिया जा सकता जब तक उसने किसी प्रवृत्ति कानून का उल्लंघन ना की हो। ठीक है। अब किसी व्यक्ति, इसी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक मतलब ज्यादा अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है जो उस अपराध के लिए विधि यानी कानून द्वारा विहित हो। ठीक है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं प्रदान किया जा सकता है। मतलब अगर एक जुर्म के लिए एक ही दंड क्या हो प्रदान किया जाएगा, ऐसा इसमें आर्टिकल 20 में कहा गया है। आर्टिकल 21 की बात करते हैं। प्राण, जैसे इसमें बात होती है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सपेक्ट द वायलेशंस ऑफ लॉ इन फोर्स, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये आर्टिकल 20 की बात हो गई। अब आर्टिकल 21 में देखें, गारंटी दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड of his life and personal liberty except according to procedure established by law। तो इसी में बात करते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के संबंध में संविधान जो है अनुच्छेद 21 ये बोलता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा वो नहीं। ठीक है। यानी आप कानून के द्वारा किसी को आप रोक सकते हैं अथवा नहीं। ठीक है। इसमें निम्नलिखित कुछ शामिल किए गए हैं, जैसे कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार भी है ना। पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध अधिकार है। अगर पुलिस आप पर क्रूर अत्याचार कर रहा है तो उसके विरुद्ध आपका अधिकार है कि उसके अगेंस्ट आप अपील करने का कानूनी अधिकार है। और इसी के तहत 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार करते हुए अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया। इसके अनुसार 6 to 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल का क्या क्या प्रावधान किया गया है। इसको 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा द्वारा तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा 6 to 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए क्या कर दिया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का एक मूलभूत अधिकार देने वाला शिक्षा विधेयक पारित कर शिक्षा को कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है। आर्टिकल 22 की अब बात करते हैं। तो इसमें बताया, प्रोवाइड दैट द पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट, ही शैल हैव लीगल practitioner of his choice and that he must be produced before the nearest magistrate within 24 hours of his। इसमें ये बताया गया कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या किया जाता है उनको गिरफ्तारी का कारण उनको तुरंत बताना है। ठीक है। और मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर, ये 24 घंटा होगा आपका, इसमें टाइम इंक्लूड नहीं है, ले जाने और ले आने का वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने क्या होता है कि आपको पेश करना होता है इसमें। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 23 to 24। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग 22 में ही आपका जो टाडा था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, उसको बाद में पोटा कर दिया गया। तो ये सभी चीज़ें आपको है इसी में मिलता है देखने को। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि फिर हम लोग क्या करेंगे, दिशा ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस की बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन। तो इसमें आर्टिकल 23 में ये बताया गया है कि कोई भी मानव जाति के कोई भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती क्या कर सकते हो, उसको काम में नहीं लगा सकते। ठीक है। जिससे पहले दास्ता शब्द के
जगह पर मानव दुर्व्यापार का यूज किया जाता है, ठीक है, और बेगारी शब्द की जगह पर बलात् श्रम का यूज किया जाता है। तो इस सभी मानव के दुर्व्यवहार के बलात् श्रम को प्रतिषेध करता है। जोर जबरदस्ती किसी का मन होगा तो काम करेगा, अदरवाइज आप उसे जबरदस्ती उसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 24 में ध्यान रखना, आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन बींग्स को, कोई भी आदमी को आप नहीं कर सकते हो जबरदस्ती, लेकिन 24 ये कहता है कि 14 साल के नीचे के बच्चे को वैसे कोई भी कल कारखानों में आप काम नहीं करा सकते जो बच्चों के लिए डेंजर हैजार्डस हो, ठीक है, खतरा हो। तो ऐसे भी चीजें मेंशन है, ध्यान रखेंगे इस सभी चीजों को, ठीक है। तो अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता की अधिकारी 25 से 28 में मेंशन है। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका तात्पर्य ये नहीं है कि भारत के लोगों को कोई धर्म ही नहीं है या भारत के लोग धर्म के प्रति उदासीन है, ऐसा हम नहीं कह सकते। धार्मिक स्वतंत्रता का संबंध जो आपका है उसमें कहने का मतलब है कि आपका एक अपना धर्म हो सकता है, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 25A में यही कहा गया है कि आपको अधिकार दिया जाता है सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र बिना किसी बाधा के मानने, है ना, धर्म के बिना किसी बाधा को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का क्या किया गया, समान अधिकार दिया गया है। लेकिन इस स्वतंत्रता तथा अधिकार पर लोक व्यवसाय, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। अब बात करते हैं 26 में कि प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें बात धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता, इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 26 द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ये स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं बल्कि ये धार्मिक संस्थाओं को दी गई है, ठीक है, जो धार्मिक संप्रदायों को व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई है। यदि किसी संस्था के संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, समझ में ना, किसी संस्था को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया तो उसे धार्मिक कार्य की प्रबंध की स्वतंत्रता नहीं होगी। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आप देख लो कि धार्मिक क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि इसे संसद के अधिनियम द्वारा किया गया, स्थापित किया गया है। कोई व्यक्ति को इसमें आर्टिकल 27 में ये गिफ्ट फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस अफेयर्स, इसमें धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति रखा गया है। इसमें कहा गया किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि के लिए क्या खर्च किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो संविधान किसी विशेष धर्म पर किए जाने वाले व्यय को यानी मतलब एक्सपेंड को कर से यानी टैक्स से मुक्त करता है। लेकिन यदि राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए कोई कार्य करता है, मतलब राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए कार्य करता है, तो ऐसे कार्य के लिए राज्य उसे धार्मिक संप्रदाय के लोगों से शुल्क क्या कर सकता है, बस मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट क्या करता है, राज्य अगर किसी को प्रमोट कर रहा है या फिर किसी को उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके फायदे के लिए, तो उससे कर वसूल सकता है, ऐसा इसमें। लेकिन बाध्य नहीं किया जाए किसी विशेष वर्ग या धर्म को कि आप टैक्स पे करो, ठीक है। 28 में ये मेंशन है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता यानी भारतीय संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत को स्वीकार किया है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य या सरकार किसी एक धर्म को दूसरे के विरुद्ध सहायता या बढ़ावा नहीं दे सकते। धर्मनिरपेक्षता का ये भी अर्थ नहीं है कि राज्य लोगों के धार्मिक भावनाओं को ध्यान नहीं रखेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि राज्य जनता पर कोई एक धर्म अधिरोपित मतलब उसको ये नहीं करेगा, बाध्य नहीं करेगा मानने से, ठीक है, इसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। तो अब आर्टिकल 29 की बात करते हैं। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में 29 to 30, तो इसमें कहा गया आर्टिकल 29 स्टेट्स दैट सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम एंड नो सिटीजन्स विल बी denied admission into educational institution maintained by state on the ground of religion, race, caste, language, etc. ओके, तो इसमें बात कही गई है
भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट जो संस्कृत को बनाए रखने में, संस्कृति को बनाए रखने में क्या अधिकार होगा। ठीक है, यह अधिकार केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया गया है जो भाषा, लिपि या संस्कृति की दृष्टि से अल्पसंख्यक है, ये नहीं कि जात के दृष्टि से। ठीक है, तो आगे हम इसमें ये भी कहा गया है कि 2 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की, यानी धर्म या भाषा से पर आधारित सभी अल्पसंख्यक जो होते हैं वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थान को स्थापित करने तथा उसको प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का। ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। तो आर्टिकल 32 से 35 तक का इसमें मेंशन है। तो आर्टिकल 31A, 31B, 31C में देखते हैं वैलिडेट एंड सेफ सर्टेन लॉ विच अदरवाइज मी टर्न आउट टू बी वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें अगर राज्य के द्वारा अगर आपका मूल अधिकार का क्या होता है, हनन होता है, तो आप अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग आप कहाँ जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में। और अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग आप कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट हो जाता है, फिर प्रमदेश रीट हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको अब इसमें नहीं पढ़ना है उतनी डीपली। ठीक है, तो ये आपका जाके खत्म होता है राइट टू फ्रीडम। इतना हमारा राइट टू फ्रीडम था। तो आपको आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कहीं पर कुछ पूछना हो, डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहे आगे वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।